हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। केस का साइटेशन है 2017 INSC 785। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुना गया था। डेट ऑफ जजमेंट थी 22 अगस्त 2017। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इस केस को सुना गया था। अब हम इस केस के लीगल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में सबसे पहले बात होगी आर्टिकल 14 की, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात होगी, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, इन सब की बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 25(1) फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 13(1) लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। एंड मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शायरा बानो, a Muslim woman from Uttarakhand, was married to Rizwan Ahmad, a property dealer from Allahabad, Uttar Pradesh, in 2001, and they had 2 children, a son and a daughter. तो एक महिला होती है शायरा बानो, उनका नाम होता है, वह मुस्लिम वुमेन होती हैं जो कि उत्तराखंड की रहने वाली होती हैं। उनकी शादी जो है रिजवान अहमद के साथ होती है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होता है इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का। 2001 में इनकी शादी होती है, जिसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। Shaira Bano alleged that she was subjected to severe domestic violence, cruelty and dowry harassment by her husband and his family. अब यहाँ पे शायरा बानो जो है वो ये आरोप लगाती हैं कि उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, क्रूएलिटी की जा रही है और उन्हें जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है उनके हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के द्वारा। On October 10th, 2015, while Shaira Bano was staying at her parents' home due to ongoing disputes, Rizwan Ahmad pronounced instantaneous triple talaq-e-biddat, by sending her a talaqnama, divorce deed, via speed post. अब यहाँ पे 10 अक्टूबर 2015 को जब शायरा बानो जो है अपने पेरेंट्स के घर में रह रही होती है, क्योंकि उनके पति और उनके बीच जो है डिस्प्यूट चल रहा होता है, विवाद चल रहा होता है, तो उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही होती है तो रिजवान अहमद जो है वो इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक-ए-बिद्दत यानी कि 3 बार जो है तलाक जिसमें कहा जाता है, वो जो है तलाकनामा जो है एक तरीके से डाइवोर्स डीड जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है उन्हें भेज देता है, यानी कि एक लेटर टाइप का भेज देता है जैसे तलाकनामा कहा गया है, और उसमें लिखा होता है कि मैं जो है आपको तलाक जो है देता हूँ। This form of divorce is irrevocable and does not allow for revocation or arbitration. अब ये जो तलाक-ए-बिद्दत है ये इर्रिवोकेबल होता है, मतलब अगर 3 बार जो है इंस्टेंटेनियस जो है एक साथ जो है कह दिया गया किसी भी मुस्लिम मैन के द्वारा अपनी वाइफ को, तो फिर जो है वो जो है रिवोकेशन उसका अलाउड नहीं है और ना ही इसमें जो है आर्बिट्रेशन किया जा सकता है। तो मतलब वो एक तरीके से जो है शादी जो है वहीं पे ख़त्म मानी जाती है। In February 2016, Shaira Bano filed a writ petition under Article 32 of the Indian Constitution directly in the Supreme Court of India, seeking a declaration that the practice of talaq-e-biddat, triple talaq, polygamy and nikah halala are unconstitutional. अब यहाँ पे उसके बाद जो है फरवरी 2016 में शायरा बानो जो है वो रिट पिटीशन लगाती हैं आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन लगाती हैं और वो यह मांग करती हैं कि जो तलाक-ए-बिद्दत है यानी कि ट्रिपल तलाक है और पॉलीगैमी और निकाह हलाला है, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। She contended that practice violated fundamental rights under Article 14, equality before the law, Article 15, prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, etc., Article 21, right to life and personal liberty, एंड आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे वो जो है अपनी बात कहती हैं कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है वायलेट हो रहे हैं
इस ट्रिपल तलाक की वजह से, जिसमें वो बताते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25 इन सब का जो है वायलेशन हो रहा है। Initially listed before a two-judge bench, the case was referred to a 5 judges constitutional bench. तो यहाँ पे सबसे पहले जो केस है वो 2 जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके सामने रखा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये केस जो है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि 2 जजेस बेंच को लगता है कि ये जो मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखने का, तलाक ए बिद्दत का, यानी कि ट्रिपल तलाक का, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाना चाहिए। अब हम इस केस के इशूज डिस्कस कर लेते हैं। Whether the practice of instantaneous triple talaq e biddat is constitutional under the Indian legal framework। तो सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही होता है कि जो ट्रिपल तलाक है यानी कि तलाक ए बिद्दत है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं। सेकेंड इशू इज वेदर ट्रिपल तलाक इन्फ्रिंज ऑन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स एंड रिलीजन एंड कास्ट, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो दूसरा सवाल फिर अब यही उठता है कि क्या जो है ट्रिपल तलाक की वजह से वो आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन हुआ है इस केस में या नहीं। Whether triple talaq is regulated or codified under the 1937 Act, making it law in force under Article 13(1) and subject to fundamental right is scrutiny। तीसरा सवाल यही उठता है कि क्या जो ट्रिपल तलाक है वो रेगुलेटेड होता है जो कि शरीयत एक्ट था, एप्लीकेशन एक्ट था 1937 का, उसके तहत, या फिर ये जो है लॉ इन फोर्स जो है वो आर्टिकल 13(1) यानी कि जो है इसका जो है वायलेशन इसके तहत हो रहा है या नहीं, यानी कि फंडामेंटल राइट की जो स्क्रूटनी थी वो कोर्ट जो है इस इशू के तहत देखता है। Whether, and the fourth issue is whether the court should strike down the practice or defer to parliament to reform, especially given Article 44 directives for a uniform civil code। अब चौथा इशू ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो है इस प्रैक्टिस को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए या फिर पार्लियामेंट के ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर कोई लॉ बनाए, क्योंकि इसमें जो है कोर्ट को ये भी देखना होता है कि आर्टिकल 44 जो है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है वो भी जो है यहाँ पे अप्लाई हो। अब हम इस केस के जजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट 3-2 verdict declaring the practice of तलाक ए बिद्दत इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में साफ साफ ये कह देता है कि ये जो ट्रिपल तलाक है यानी कि तलाक ए बिद्दत है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। The majority set it aside as violative of fundamental rights, while the minority dissented, viewing it as protected under religious freedom, but suggesting a temporary injunction for legislative action। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी होती है यानी कि 3 जज जो होते हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई ये जो है ट्रिपल तलाक जो है तलाक बिद्दत इसकी वजह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और जो 2 जज होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है प्रोटेक्टेड है रिलीजियस फ्रीडम के तहत, तो इसे जो है लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए कि वो इस पर कोई लॉ बनाए। The judgment did not address polygamy or nikah halala in detail, focusing solely on triple talaq। तो ये पूरा केस जो है ये सिर्फ एड्रेस करता है ट्रिपल तलाक को यानी कि तलाक ए बिद्दत की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जबकि जो रिट पिटीशन डाली गई थी उसमें जो है पिटिशनर ने ये भी कहा था कि पॉलीगैमी और निकाह हलाला को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए, लेकिन कोर्ट का फोकस इस केस में सिर्फ ट्रिपल तलाक पर ही था। मेजॉरिटी ओपिनियन जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन एंड उदय उमेश ललित, these judges held that triple talaq is regulated by Section 2 of Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937, making it law in force under Article 13(1)। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी का ओपिनियन होता है उसमें जो जजेस होते हैं फलीना रीमंड और उदय उमेश ललित, उनका ये कहना होता है कि ये जो ट्रिपल तलाक है रेगुलेटेड होता है सेक्शन 2 मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का, उसके तहत। तो अब जो है कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 13(1) का जो है इसमें जो है देख सके कि ये उसके अंडर में है या फिर ये उसका वायलेशन कर रहा है। They declared it unconstitutional under Article 14 as manifestly arbitrary, allowing husbands unchecked power to divorce without reason or reconciliation, contrary to procedural fairness। अब कोर्ट यहाँ पे कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 14 के तहत भी, क्योंकि ये एक तरीके से हस्बैंड को आर्बिट्री पावर देता है जो कि अनचेक्ड है, मतलब कि हस्बैंड का जब मन करा तो उसने जो है एकदम से इंस्टेंटली अपनी वाइफ को जो है तलाक दे दिया, और जो क्योंकि ये रिकन्सिलेशन भी नहीं हो सकता इसका, तो ये प्रोसीजरल फेयरनेस के अगेंस्ट है। Concurring opinion Justice Kurian Joseph agreeing with the outcome but tapering in reasoning, Justice Joseph focused on religious text stating that triple talaq lacks sanction in the Holy Quran and is against Shariat principle। तो यहाँ पे जो concurring opinion आता है, मतलब तीनों जजेस का जो ओपिनियन आता है वो यही आता है, उसमें कुरियन जोसेफ भी यही कहते हैं कि ये जो है इसमें जो
रिलीजियस टेक्स्ट और उसके तहत जो कहते हैं कि इसे देखा जाए, और जो ट्रिपल तलाक है वो जो है सैंक्शन होता है, लैक ऑफ सैंक्शन है इन होली कुरान। एंड वो ये भी कहते हैं कि ये जो है शरीयत जो प्रिंसिपल है उसके भी अगेंस्ट है, ये जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट तलाक है। He ruled it invalid under Muslim personal law itself without needing to test it against fundamental rights. तो वो ये कहते हैं कि ये जो है इनवैलिड है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी, और विदाउट नीडिंग टेस्ट जो है इसका फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जो है होना चाहिए। Dissenting opinion, Chief Justice Jagdish Singh Khair and Justice S. Abdul Nazir, the minority viewed triple talaq as an integral part of Muslim personal law, protected under Article 25 as a fundamental right to religious practice and not regulated by the 1937 एक्ट। अब यहाँ पे जो डिसेंटिंग ओपिनियन था दो जजेस का, उसमें चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खैर थे और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर थे, जिनका ये कहना था कि जो ट्रिपल तलाक है वो इंटीग्रल पार्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, और ये प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो रिलीजियस प्रैक्टिस में उसे देख रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि ये जो है रेगुलेटेड नहीं होता है शरीयत एक्ट के तहत 1937 के तहत। They argued personal law are not state laws subject to fundamental right scrutiny and that the gender discrimination should be addressed legislatively, not judicially. तो यहाँ पे इन दोनों जजेस का ये भी कहना था कि ये जो पर्सनल लॉ है ये जो है स्टेट लॉ के तहत नहीं आता है, और फंडामेंटल राइट्स की जो स्क्रूटनी है अगर वो की भी जा रही है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो लेजिस्लेचर का ये काम है, यानी कि पार्लियामेंट का ये काम है कि वो उस पर जो है लॉ बनाए, उस चीज़ को एड्रेस करे। उनका कहना था कि जुडिशरी को इसे एड्रेस नहीं करना चाहिए। The court reaffirmed that religious practice must pass the essential practice test to claim Article 25 protection. तो कोर्ट यहाँ पे रिअफर्म करता है कि रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसे एसेंशियल प्रैक्टिस का टेस्ट जो है आर्टिकल 25 के तहत वो पास करना जरूरी है। पार्लियामेंट इनेक्टेड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 criminalizing triple talaq with up to 3 year imprisonment, making it wide ab initio and providing for maintenance and child कस्टडी। तो इस फैसले के बाद जो है पार्लियामेंट जो है एक एक्ट बनाती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, और इसमें जो है वो ट्रिपल तलाक को जो है क्रिमिनलाइज कर देती है, और 3 साल की जो है सज़ा जो है इसमें जो है हो सकती है इस एक्ट के तहत, और ये जो तलाक है उसे वाइड एब इनिशियो करार दिया गया, और जो इसमें है मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी की भी बात ये एक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।